बिना किसी देरी के मैं अगले सत्र की ओर बढ़ना चाहता हूं, जिसे संचालित करेंगी मेरी सहयोगी सुप्रिया शर्मा। सत्र का नाम है नए जमाने का ज्योतिष, आधुनिकता में छिपे प्राचीन रहस्य। और मैं इस सत्र के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं संजू सिंह जी को, गार्गी जेटली जी को, किरण जेटली जी को, अंजना नैयर जी को, सर्वेश एफ गुप्ता जी को, और विशेष रूप से एक खास बात भी जो मुझे इस मंच से बतानी है कि गार्गी जेटली जी और किरण जेटली जी माँ बेटी भी हैं। हो सकता है आप मंच पर देखकर ये बात न समझें, कम से कम किरण जी को देखकर हम ये ना माने कि माँ बेटी एक साथ आई हैं, पर यह भी एक सत्य है जो इस मंच से हमको दिखाई दे रहा है। और इस मंच पर नाम लेने से पहले, हालांकि मैंने दिन भर जितने भी नाम लिए सभी अपनी अपनी विधाओं में पारंगत हैं, पर एक खास बात, और मुझे लगता है मेरी सहयोगी सुप्रिया काफी बेहतर तरीके से उस विषय पर सवाल करेंगी, वो ये कि किरण जी आप जो कार्य करती हैं खास तौर पर कैंसर जैसे रोग से जो पीड़ित होते हैं उनके लिए, और उनके लिए सिर्फ ज्योतिष की मदद नहीं, मुझे लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी शख्स से बात करता होगा, उसको जो मानसिक सुख मिलता होगा, जो उसको सुना जाता होगा, वो जो एक अनुभव होता होगा, वो भी इस मंच के जरिए सामने आएगा। सुप्रिया शर्मा मेरी सहयोगी, मंच आपको समर्पित। जी, सबसे पहले तो आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी। आपने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया है। एक बार डॉक्टर किरण जेटली जी के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और हमने ज्योतिष के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा कि कैंसर रोग के लिए ये विशेष ज्योतिष की जो इन्होंने पढ़ाई कर रखी है, इन्होंने पीएचडी कर रखी है, उसमें महारत हासिल है। और लोग अपना इलाज तो करवाते हैं कैंसर का, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से ये एक अलग तरीके से लोगों का इलाज करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि हमने ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारे उपाय सुने हैं, लेकिन कैंसर रोग का क्या ऐसे इलाज होता है ज्योतिष के माध्यम से, वो बता दीजिए थोड़ा। धन्यवाद। अमर उजाला को भी धन्यवाद। सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित विद्वद्गण, आप सभी को मेरा प्रणाम। आपने जो कैंसर के विषय में पूछा है, तो जितनी भी बीमारियां हैं जो जन्म से लेकर अंत समय तक होती है, वो सभी ज्योतिष के माध्यम से जानी जा सकती है। और कैंसर पर हमने विशेष रूप से जो रिसर्च किया, तो उसमें पाया कि जो मुख्य रूप से ग्रह है, जैसे राहु है, शनि है और गुरु, जिसको लोग नहीं समझ पाते, बहुत से लोग विद्वद्गण हैं वो तो जानते ही होंगे कि गुरु भी इस रोग का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा सहयोगी है। जबकि गुरु को तो कहा जाता है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, लेकिन फिर भी अगर गुरु की दृष्टि लग्न पर नहीं है, रोग भाव पर है, या जो भाव को ये बढ़ा रहा है कैंसर रोग, तो उस भाव पर भी उसको बढ़ा देता है रोग, कैंसर को। राहु के विषय में कहा जाता है कि यद यद भाव गतौ वापि यद यद भावेश संयुतौ और तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहो। ये तम ग्रह जो है, जो राहु केतु, जिस भाव पर भी बैठ जाते हैं उस भाव को प्रबल कर देते हैं। तो ऐसे ही जब बृहद पराशर हो रहा शास्त्र में, पराशर जी ने बहुत सारे ऐसे योग बताए हैं कि जो साधारण रूप से देखिए तो भी योग पूरी तरह से घटित होते हैं। पराशर जी ने कितने हजार वर्षों पहले ये ग्रंथ लिखा है, उसमें भी उन्होंने लिखा था, जो रामकृष्ण परमहंस जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनको भी मुख में कैंसर था। तो पराशर जी ने कैंसर का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन बोला है व्रण होगा, मुख में व्रण होगा, जिसका लग्नेश षष्ठ भाव में बैठा हो और षष्ठेश अगर लग्न में हो तो उसके मुख में जो है व्रण होगा, घाव हो जाएगा। तो ऐसे जो है ऐसे ऐसे योग बताए गए हैं जो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो पूरी तरह से वो रोग घटित हो जाते हैं उसमें। तो मन में ये भी होता है लोगों के कि ये कैंसर होता ही क्यों है। तो जैसे अभी यहाँ पर चर्चा चल रही थी ना गोत्र की, अगर एक ही गोत्र में शादी हो तो क्या होता है। तो एक ही गोत्र में शादी होने का दुष्परिणाम एक ये भी होता है कि उसको ब्लड कैंसर हो जाता है। अच्छा। दोनों में से एक जने को जिसका लग्नेश बहुत वीक होता है, तो ऐसे जातक या जातिका जो भी होगा उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, जो हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है ऐसा। तो इसलिए बचना चाहिए ऐसे एक गोत्र की शादी से। दूसरे, आपने ये पूछा कि क्या उससे ठीक हो सकता है, तो कैंसर रोग बहुत सारे ठीक भी हुए हैं
हम लोगों ने ज्योतिषी उपाय के द्वारा जो प्रारंभ में ही अगर पता चल गया, एक मेरे पास ऐसी कुंडली आई थी कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर ने बताया, लेकिन उन्होंने कुछ भी उपाय नहीं किया था मेडिकली। जब मेरे पास आई तो हमने बताया, अपने कहा आपको प्रॉब्लम है, लेकिन हमने बहुत सामान्य उपाय बताया, केवल काला तिल और दूध में उबाल करके पिए आप 2 महीने बाद आप देखिए इसका परिणाम आपको अच्छा होगा। उनकी पूरी जितनी गांठ थी सब खत्म हो गई जी। तो ऐसे ही बहुत सारे, एक मेरे पास और आए थे, दुबई से कोई आए थे, उनका बच्चा पैदा हुआ रहा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कुंडली दिखाई कि पूछा कि मेरे बच्चे को क्या बीमारी है बताइए। तो हमने कहा आपके बच्चे को तो कोई भी बीमारी नहीं है। कहते नहीं कोई तो बीमारी है। तो हमने कहा आपके बच्चे को बहुत से बहुत ये हो सकता है कि इसको सर्दी वर्दी हो गई हो। तो बोले नहीं इसको तो कैंसर है, 15 दिन से डॉक्टर, बहुत ज़्यादा, हम लोग का लाखों रुपए भी खर्चा हो गया, तो आप लिख के दे सकते हैं। हमने कहा हम लिख के दे देते हैं, इसको कैंसर नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने फिर एम्स में दिखाया, यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं निकला। तो वहाँ पे मतलब गलत ढंग से उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जबकि कैंसर नहीं था। जी। तो ज्योतिष के माध्यम से हम पूर्व में ही ये बता सकते हैं कि इसको कैंसर नहीं है, या कैंसर के अलावा कोई भी रोग होगा भी कि नहीं होगा, या होगा तो किस समय होगा और किस भाव में, शरीर के किस अंग में कौन सा रोग होगा, ये भी बताया जा सकता है। मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप पढ़ाती थी वहाँ पर आगरा में, और आपका बड़ा सम्मान है मेरे लिए, और आपने बहुत रिसर्च की है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 2 राशियाँ हैं ज्योतिष में, और जो नक्षत्र भी हैं उनका क्या महत्व है? एक तो स्कॉर्पियो है, एक कैंसर है। कैंसर का नाम ही कैंसर है, कैंसर का तो नाम ही कैंसर है। कर्कट बोले अगर उसको, तो आप कर्कट रोग की आप बात कर रही हैं, आप कैंसर रोग की बात कर रही हैं। तो उसमें जो कर्क राशि में जो नक्षत्र हैं उनका क्या रोल है? खास तौर से जो उसका 9वां नक्षत्र है उसका क्या रोल है? और इसी तरह स्कॉर्पियो जो है ये भी कैंसर से कनेक्टेड है। इनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, बड़ी कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, राशियों और नक्षत्रों के विषय में अगर हम देखें तो जो जैसे आश्लेषा नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में जो जातक पैदा होते हैं तो इन लोगों को विशेष समस्याएं होती हैं इस दृष्टि से। तो इन लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस नक्षत्र का विशेष रूप से दान करें, इस पर विशेष ध्यान दें। और जो राशि की बात है, तो जैसे वृश्चिक राशि है, अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा है अगर, तो जैसे जनरली क्या होता है, कोई भी बीमारी हो, कैंसर ही नहीं, कोई भी बीमारी हो, अगर चंद्रमा किसी का कमजोर है तो वो उसको बीमारी ज़्यादा जड़ से पकड़ लेती है। आप तो खुद इतने स्वयं विद्वान हैं, अब आपको क्या बताएं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो जैसे क्या होता है कि अगर चंद्रमा बहुत कमज़ोर है तो मानसिक रूप से समय से पहले वो बीमारी को, और उसके अंदर बीमारी आती जाती है। क्योंकि जब चंद्रमा के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह है, तो जब पाप कर्तरी में चंद्रमा हो जाएगा तो वो और मानसिक रूप से इतना ग्रसित हो जाएगा कि उसको रोग जो है और ग्रसित होते जाएंगे। जैसे अगर एक चंद्रमा किसी का बहुत बलवान है, दोनों तरफ उसके शुभ ग्रह है, शुभ कर्तरी योग में है, दुर्धरा योग है, तो ऐसे में इतना मानसिक रूप से वो जातक बलवान होता है कि बीमारियों से बच जाता है। लेकिन अगर वहीं चंद्रमा कमजोर है, जैसे आपने वृश्चिक पूछा, कर्क को कर्काटक रोग, जैसे कर्काटक रोग कहते हैं, कैंसर को कर्काटक कहते हैं, तो जो कैंसर जो केकड़ा है जैसे पकड़ता है ऐसे ही वो भी पकड़ने लगता है। तो इस तरह से ये राशियां भी प्रभावित करती हैं, और लेकिन वो प्रभावित तब करती हैं, ऐसा नहीं कि वृश्चिक राशि के हर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा, लेकिन वो दुष्प्रभावित तब करेंगी जब उस पर शनि, राहु या किसी ऐसे पाप ग्रह का ज़्यादा प्रभाव हो। मेरा मतलब वही था कि इन राशियों में अगर ग्रह हो तो कितना उनका बुरा असर होता है। हाँ, अगर इन राशियों पे अगर ग्रह हो, क्योंकि एक तो ये जलीय राशि है, जलीय राशि है और कष्ट देगी, मानसिक रूप से भी पीड़ित करेगी है, मानसिक रूप से भी पीड़ित, और जिस भाव में है वो नक्षत्र भी पीड़ित है और वो भाव भी पीड़ित है, तो उस शरीर का जो वो अंग है वो पीड़ित हो जाएगा। तो वो अंग पीड़ित होगा, और कहीं राहु भी उसको देख रहा है और शनि भी देख रहा है, तो दूरगामी परिणाम दे देगा, जो जल्दी शीघ्र रोग अच्छा ही ना हो। थैंक यू, कंटिन्यू करिए। निश्चित ही आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा आचार्य जी। गार्गी जी, हम आपसे बात करेंगे। आप वास्तु भी देखती हैं, टैरो में भी हैं, तो आपने सबसे पहला तो यही सवाल अपनी माता जी से ही सीखे इस ज्योतिषाचार्य आप बनी हैं? जी, मेरी जो माता जी हैं वो मेरी पहली आध्यात्मिक गुरु भी हैं और ज्योतिष की गुरु भी मेरी माता जी हैं। जी, तो आज के युग के हम आपको कह सकते हैं
आजकल बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा धन के लिए रेमेडीज आती रहती हैं और हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है। क्या घर का वास्तु अगर सही हो तो वो हमारे धन को प्रभावित करता है? डेफिनेटली वो करता है। लाइक वास्तु इज़ अबाउट कि जैसी प्रकृति है अगर हम उसी हिसाब से रहते हैं तो हम ठीक रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारी अर्थ है उसका जो एक्सेस है वो 23.48 डिग्री टिल्टेड है टुवर्ड्स नॉर्थ। सो दैट मीन्स कि अगर हमारे घर की जो स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ झुकी हुई एंड साउथ की तरफ बढ़ती हुई लाइक दिस वे। सो अगर वैसा हमारा घर है तो उसमें धन आएगा ही आएगा। अगर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन ओपन है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम लोग फ्लैट्स की बात करते हैं तो फ्लैट्स में हमारे पास बहुत सारी बालकनीज की स्पेसेस होती हैं, अभी गार्डन तो नहीं होते, बट अगर किसी भी इंसान जो नॉर्मल छोटे से घर में जाता है और वो चाहता है कि वो पेंट हाउस में आ जाए या 4 BHK 5 BHK में आ जाए, तो उन सारे व्यूअर्स के लिए सीक्रेट टिप है कि प्लीज़ सेलेक्ट नॉर्थ बालकनीज। अगर नॉर्थ डायरेक्शन ओपन रहेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन हमारे वास्तु में कुबेर का स्थान होता है, तो नॉर्थ अगर डायरेक्शन आपका ओपन है तो फिर डेफिनेटली आपके पास धन आएगा ही आएगा। उसमें आप कुछ वाटर एलिमेंट रख सकते हैं, फुआरा रख सकते हैं, और अगर उतनी स्पेस ना हो तो आप लोग एक तांबे के बर्तन में जल रख के, अगर आप गंगा जल अगर पॉसिबल हो तो अगर वहाँ पे रख दें, तो आप लोग भी वैसे अपने घर में कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपका सैलरी पैकेज डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये ज़रूर करेंगे हम। और दूसरी चीज़, अब हमें वास्तु में क्या होता है कि सब लोग बताते हैं ये करो ये करो ये करो, बट कोई ये नहीं बताता कि क्या नहीं करना है ना। सो अगर जैसे कि हमने आज भी सुना कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है आग्नेय कोण। अब आग्नेय कोण में अगर आपका वाटर एलिमेंट आ गया तो वाटर एलिमेंट आ गया। अब कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में जठराग्नि होती है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है, एनर्जी देती है, वैसे ही हमारे घर का जो साउथ ईस्ट होता है वो आग्नेय होता है, हमारे घर को एनर्जाइज करता है, धन देता है, सब कुछ देता है। अब साउथ ईस्ट में आपने कर दिया बाथरूम, ओके, तो उस घर में रहने वाले जो लोग हैं होंगे उनका डाइजेशन एक तो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, उनके पास उनके जितने भी पैसे का ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको लग रहा है कि यार बहुत अच्छी डील हो गई, 1 लाख रुपए मिलने वाले, बट वो डील कभी कन्वर्ट ही नहीं हो रही जी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास कंपनी के इंटरव्यू ऑफर लेटर्स तो होते हैं जी, परेशान होके आते हैं, बट ऑफर लेटर आ क्यों नहीं रहे। सो बस वो करेक्शन थोड़ा सा हम लोगों को कराना होता है तो उससे चीज़ें बेटर हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा नॉर्थ, कुछ लोग क्या करते हैं नॉर्थ को बहुत ज़्यादा हैवी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अलमीराज रख दी या मतलब जो भी कूड़ा करकट नॉर्थ में रख दिया। हाँ, कुछ लोगों को, कुछ मम्मियों को होता है कि प्लास्टिक पे प्लास्टिक बटोरते रहो, जूते के जूते बटोर लो, पहनो नहीं पहनो बट होने चाहिए, राइट। सो ये सारा हमें थोड़ा अपने माइंड को भी डिक्लटर करना चाहिए एंड स्पेस को भी थोड़ा सा डिक्लटर रखना चाहिए, तभी हम हैप्पी रह सकते हैं। तो नॉर्थ आपका, क्योंकि आप सोचिए जहाँ पे कुबेर जी हैं वहाँ पे आपको वाटर, पुष्प, अच्छा ओपन स्पेस रखनी है। अगर वहाँ पे आपने जूता वगैरह रख दिया या डर्टी एलिमेंट्स रख दिए या अपने घर का डस्टबिन रख दिया, तो जो भी आप नॉर्थ में रखेंगे वही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप डस्टबिन बढ़ाना चाहते हैं या धन बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ों से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने बुक से हम लोग पढ़ते हैं, बट वो चीज़ों को जब रियल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें अपनी पढ़ी हुई विद्या पे और ज़्यादा विश्वास हो जाता है। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने फार्म हाउस के लिए बुलाया था। प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्विमिंग पूल बना दिया। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु का स्थान है, पितरों का स्थान है। साउथ वेस्ट किसी भी घर का बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, मतलब उसकी जो दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। वो बनवाया है एंड विद इन 1 वीक उनके परिवार का एक्सीडेंट हो गया। सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बैठे बैठे लोग, आई विश सब लोग अमीर हों, सबके फार्म हाउस हो, तो अगर आप अपना फार्म हाउस बनाएं तो नॉर्थ डायरेक्शन में स्विमिंग पूल बनाएं ताकि आप वैसा फार्म हाउस 10 और बना पाएं। ठीक है, ये सीक्रेट फॉर एवरीवन जी। हाँ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट एकदम। गार्गी जी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बता रही हैं। हम अंजना जी के पास जाएंगे और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है
कि हम कई घर जो बहुत पुराने समय से बने हुए हैं, जब इतना वास्तु को नहीं ध्यान दिया जाता था, लोग बस पैसा इकट्ठा हुआ और अपना एक आशियाना बनवा लिया, लेकिन अब उसमें वो वास्तु के हिसाब से नहीं बना। जो उसका किचन है, वॉशरूम है, बेडरूम है, वो वास्तु के हिसाब से नहीं बना। तो क्या उस घर में अगर वो वास्तु के हिसाब से नहीं बना है तो अड़चने आती रहेंगी? जी बिल्कुल आती हैं अड़चने। और वास्तु को जब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कुंडली के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, बिकॉज कभी भी आप प्रॉपर वास्तु नहीं कर पाएंगे अगर आप कुंडली को नहीं देखते हैं। तो ये मैं ऐसा ही करती हूँ। तो बिल्कुल पुराने ज़माने के टाइम पर मोस्टली चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग होती थी। जैसे टॉयलेट बाथरूम आजकल हमारे घरों में होता है, लेकिन तब बाहर होता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वहाँ पर वो पहले से की थी। लेकिन अगर बहुत पुराना हो चुका है, प्लास्टर झड़ रहा है, बहुत दिनों से सफ़ेदी नहीं हुई है, तो घर में कलेश होते हैं फैमिली के अंदर। और वो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको लग रही हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फिर वास्तु के ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। और जो भी आपके कई बार वास्तु से ज़्यादा मैंने ऐसा भी देखा है कि इस तरह के घरों में आपके कुल देवी देवताएं भी रुष्ट होते हैं, जिनके लिए आप कभी कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो उनका ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ में। तो वास्तु के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट जब करते हैं तो आप एक प्रॉपर वास्तु कर पाते हैं, और उस वास्तु में आप अपने पूरे फैमिली के लिए चीज़ें ठीक से कर पाते हैं, उनके लिए अच्छा होता है, उनको ब्लेसिंग मिलती है। तो सिर्फ हम अगर वास्तु को ही लेके चलते हैं तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बिना कुंडली के आप वास्तु नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडली में अगर आपका समय सही है तो वास्तु भी आपका सही होगा। जी, तो मतलब हमें अपना वास्तु घर का ठीक करवा लेना चाहिए अगर जी, ऐसी बिल्कुल, स्थिति आ रही है तो। बिल्कुल। किरण जी, आपसे एक सवाल था। आपको 42 साल हो गए हैं ज्योतिष करते करते। जैसे पुराने लोग हैं वो ज्योतिष विद्या को मानते हैं और आते भी हैं और अपनी चीज़ों को सही भी करते हैं। आप जब अब अपना जो ज्योतिषाचार्य आप करती हैं तो आपके पास कुछ नया यूथ भी आता है अपने सवालों को लेके? नए युद्ध तो बहुत आते हैं जी और सबसे ज़्यादा समस्या दो तरह की आ रही है इस समय। जी जैसे वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, इसको लेके बहुत लोग आते हैं, यंग बच्चे, जो कि असंतुष्टि, पेशेंस की कमी, धैर्य नहीं है आपस में। जी हम लोगों के समय तो धैर्य रहता था शुरू से शिक्षा दी जाती थी माता पिता द्वारा कि शांति रखो, लेकिन अभी के बच्चों में थोड़ा सा एक ईगो ज़्यादा रहता है, लगता है कि मेरे में नहीं, उसके में कमी है। जब हम लोग कुंडली के माध्यम से उनको बताते हैं कि भाई आपकी ये समस्या है, थोड़ा सावधानी बरतिए तो अच्छा होगा। तो अच्छी बात यह है कि आज के यंग बच्चे खाली अपनी जॉब में ही चतुर नहीं है, अपने वैवाहिक जीवन को भी कैसे अच्छा बनाना है उसके लिए भी अच्छी प्लानिंग करते हैं। तो जो हमें देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप टिप्स देंगी कि जिनका, क्योंकि देखिए आजकल दोनों ही लोग जॉब में होते हैं, समय कम होता है, कम बातचीत होती है, कम बन पाता है आपस में, तो उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स जैसे उनका जो शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छे से चल सके? देखिए, सबसे अच्छी टिप्स तो यही है, हम उन लोगों को यही समझाते हैं कि अपने ऑफिस में जैसे आप काम करते हैं तो अपने बॉस या ऑफिस को कैसे मैनेज करते हो आप उस समय पेशेंस रखते हैं ना। आपको ये अच्छा नहीं लगता कि मैं ये काम करूं, आपके मन का हर समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको खुशी खुशी करते हैं। तो हमने कहा ऑफिस को भी ऐसे प्लान वे में मैनेज करिए कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, सबको कैसे संतुष्ट रखना है, ऐसे खुश होके करिए। तो अगर हमें पेशेंस रहेगा, धैर्य रहेगा तो काम होगा। बाकी कुछ ग्रहों की समस्याएं होती तो उनके दान भी बताते हैं हम लोग कि इन ग्रहों का दान करिए जिससे मानसिक शांति रहेगी। एक मानसिक शांति का भी बहुत अभाव हो गया है, तो इस मानसिक शांति के लिए भी हम लोग बताते हैं और यही कहते हैं प्लान वे में करो हर चीज को। जैसे ऑफिस प्लान करो, ऐसे घर को भी प्लान करो। ऐसा ना हो कि प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत आगे बढ़ जाए और पर्सनल लाइफ बिल्कुल खराब हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आजकल बहुत सारे केसेस आते हैं, 6 महीने में, साल भर में रिश्ते टूट रहे हैं, इन सब चीजों का क्या? हाँ, रिश्ते जो टूट रहे हैं, सबसे बड़ा यही है कि एक जैसे पहले होता था कि वाइफ केवल घर देख रही है और पति केवल जो है अपना घर देख रहे हैं, अर्निंग मेंबर है वो। अब दोनों जने अर्निंग भी हैं और दोनों जने को घर भी देखना है, तो ऐसे में अब दोनों को ही पेशेंस रखने की आवश्यकता है। इसमें कुंडली का भी कोई दोष होता है कि कुंडली अगर नहीं मिली है या कुंडली सही से नहीं देखी गई तो आपस में नहीं बनेगी? कुंडली की समस्या तो है, लेकिन अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो आप बात भी तो नहीं मानते ना फिर। जो लव मैरिज करते हैं तो सीधे आके कहते हैं हम तो शादी करनी है, बस ये बताइए, ग्रहों से हमको मतलब नहीं है।
हम तो शादी करने जा रहे हैं तो हमसे उपाय तो जरूर पूछ लेते हैं, जी। लेकिन अगर हम कह दें मत करो तो ये नहीं मानेंगे। अच्छा हाँ, वो तो कहते हैं हम तो करेंगे ही, जी और उनको बहुत समझाते भी हैं कि ऐसे नहीं करो, उपाय बताते हैं, उपाय उन लोग करते हैं और उपाय से फायदा भी होता है, लेकिन उपाय एक छतरी के समान ही होता है। जी जी ऐसा नहीं होता है कि ग्रह को हम पलट दें, हम कोई नहीं होते हैं, ग्रह जो है किसी चीज के भी सूचक होते हैं, नियामक नहीं होते। किरण जी, जी मेरा एक सवाल है। जी आमतौर पर जैसे शादी ब्याह में कई बार होता है कुंडली नहीं मिलती जी और शादी लोग करना चाहते हैं तो नाम से मिला लेते हैं, हाँ, तो उसका कोई प्रावधान है ज्योतिष में नाम से मिलाने का? नहीं, नाम से तो हम मना कर देते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं मिलाते नाम से, क्योंकि एक उस नाम के तो करोड़ों लोग होंगे, जी। तो ऐसे कैसे हो जाएगा नाम से मिला करके। तो हम तो कहते हैं इससे अच्छा नाम से भी मत मिलाओ, भगवान के आगे रख दो, भगवान को ही सौंप दो। ये प्रश्न हम ये दो विद्वान ज्योतिषियों से भी पूछना चाहेंगे जो विनोद जी ने पूछा है विद्वत सभा से। कुंडली नहीं मिलती, लोग नाम मिला के ही आजकल शादी कर लेते हैं, कितना उचित या अनुचित है? उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी सीएम विनोद जी के मित्र भी हैं। अरे इसीलिए कह रहे हैं, उनकी एक तो बड़ी देर से शादी की नौबत आई तो वो 20-25 कुंडलियां रखी गई और उन्होंने भगवान शंकर जी पर चढ़ा दी, चढ़ा करके एक उठा ली, उसी से शादी कर ली। तो क्या करना चाहिए उनका? ठीक किया है गलत किया? वो मेरी दृष्टि में बहुत उत्तम है। जब परमात्मा के ही सौंप दिया सब कुछ, फिर अब क्या बचा? सब कुछ जो निश्चित करने वाले उन्हीं को सौंप दिया, क्योंकि उससे तो बेहतर है भाई कुंडली। ये तो बड़ा अपमान है ना कि हम नाम से मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं फिर नाम से? या तो ग्रहों को पूरा देखें भाई, नहीं तो भगवान को सौंप दें। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, कुंडली के लिए, शादी के लिए दूसरे आदमी की कुंडली की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको किस तरह की पत्नी मिलेगी या पति मिलेगा जी, और आप 100 कुंडलियां मिला लो, 1000 कुंडलियां मिला लो, मिलेंगे मेरे वही। पास लोग ऐसे भी लोग हजार कुंडलियां हमसे बनवाई हैं और जब उनको पत्नी मिली तो वैसी ही मिली जैसी मिलना है, क्योंकि बिल्कुल सही, ये बिल्कुल आपके प्रारब्ध से कनेक्ट रखता है। हाँ, तो प्रारब्ध में अच्छा होगा, ऊपर से भगवान ने, आपने बोला भगवान कृपा करें तो कुछ भी हो जाता है। आपकी कुंडली तय करती है आपका बेटा कैसा होगा, आपका पति कैसा होगा, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। दूसरी कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है, कुंडली आपकी बोलती है, उसमें रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ दिखता है कि आपकी कुंडली में पत्नी खराब है, मान लीजिए पति खराब है, तो उसी कुंडली में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि शादी नहीं चलेगी, तो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कोई आदमी, मान लीजिए मेरे घर में बेटा बीमार है तो मेरे चेहरे पे उदासी होगी, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है मैं बीमार नहीं, बीमार घर में कोई है। सेम वे कुंडली ऐसे ऑपरेट करती है। इसमें सर आपने बहुत अच्छी बात की। अब मंच से जवाब आया यहाँ से। मैंने कई ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि कुंडली मिल गई, बढ़िया शादी वादी हो गई, बाद में शादी नहीं चली, तो फिर बोला कि पंडित जी, तो बोले नहीं अच्छा इसमें ये रह गया, तो बाद में तो बता देते हैं कि इसमें गड़बड़ थी, पहले तो उन्होंने ही कुंडली मिलाई और शादी करवाई। मैंने बोला कि आपकी कुंडली तय करेगी आपकी पत्नी कैसी होगी, आपका पति कैसा होगा, दूसरी कुंडली तो कंफर्म करेगी, ऐसा मान के चलें। ये केमिस्ट्री में नहीं करते थे मैं प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट, तो वो प्रेसिपिटेट आता था, वो जो कंफर्म होता था बिल्कुल सेम वे में। दूसरी कुंडली कंफर्म करती है कि जैसी पत्नी लिखी है वैसी ही मिली है, या जैसा पति लिखा है वैसा ही मिला है। आपकी कुंडली ही तय करती है, दूसरी कुंडली का तो सपोर्ट सिस्टम है। इसलिए हमारे यहाँ कुंडलियाँ मिलाई जाती थी कि शायद कोई उसकी कुंडली में अगर शादी बहुत अच्छी है, आपकी कुंडली में शादी अच्छी नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति आपको झेल जाता था, आपको चला लेता था। ये परंपरा थी। अब दूसरा व्यक्ति झेलने को तैयार नहीं है, इसलिए शादियाँ टूट रही हैं। नहीं, अभी एक बात इसमें और भी है जी। कि जैसे कि कुंडली मिलान किया, तो खाली अगर हम कुंडली मिलाते हैं, अष्टकूट मिलान खाली करते हैं और अंदर कुंडली नहीं देखते कि उसमें तलाक का योग है, तो समस्या आएगी भी। कुंडली मिली 36 गुण मिल जाए भले ही, अगर तलाक का योग है तो तलाक तो निश्चित होगा ही होगा, है? हाँ, विच्छेद योग अगर है तो तलाक तो हमारे यहाँ था ही नहीं भारतवर्ष में पहले। हाँ, तलाक तो कभी नाम लिया जाता है, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, ये तो, शादी और कुंडली पे तो आज 2-3 सत्र हो गए, तो सारे कुंवारे लाभान्वित हो रहेंगे वीडियो देख के। 2 वास्तु विशेषज्ञ हैं, एक ने कहा कि हम ये देखते हैं, दिशा देखते हैं, दूसरे ने कहा कि कुंडली भी देखते हैं। तो परमेश जी को पहला अधिकार है। देखिए, ये सत्र बहुत ही दिलचस्प हो रहा है क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े जो आचार्य जी हैं वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सौभाग्य। इस देश के अंदर राधे श्याम रामायण बहुत पूजी जाती है,
जितनी तुलसीदास जी की रामायण बिकती उससे ज्यादा बिकती जितनी रामलीलाएं होती राधे श्याम रामायण से ही होती हैं, चाहे यहाँ की हो चाहे अमेरिका में हो। राधे श्याम जी हमारे मित्र भी रहे, वो हमसे बड़ी आयु में बड़े वो थे। उन्होंने 8 विवाह किए, 8। तो उनकी कुंडली में लिखा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल लिखा होगा, है ना। और जब उनसे शादी होती थी 8 से बच्चे पैदा हुए। आज भी उनके परिवार का जो व्यय है किसी मीडिया हाउस से ज्यादा उनको आज भी राधे श्याम रामायण कमा के देती, और वो साले एक भी नहीं करते, उनके 15-16 जो बच्चे हैं। नहीं तब कानून नहीं था। एक मरती होगी तब दूसरी आती होगी। हाँ नहीं, एक बार 3 पत्नियां साथ थी। हमने उनसे पूछा था कि इसमें असली भाभी कौन है, तो उन्होंने कहा कि तीनों असली हैं। और चूंकि मैं भाभी कहता तो एक मुझसे बड़ी छोटी थी, तो मुझे पैर भी छूने पड़े उनके। बहुत से लोग तो मतलब देख लेते हैं, दिशा देखते हैं, घर देखते हैं, कोना देखते हैं या ऑफिस देखते हैं, और आजकल तो पूरा पूरा ऑफिस तुड़वा भी देते हैं। लेकिन आपने कुंडली की भी बात कही, कुंडली दे और वास्तु तो मुझे लगता है कि कम ही चलन में दिखाई देता दे आर है। वेरी इंटर रिलेटेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कुंडली में मंगल नीच का है, मंगल ग्रह अगर नीच का है, तो मतलब कर्क राशि में है, नीच का होता है, हाँ सॉरी मकर राशि में नीच का, कर्क राशि, हाँ हाँ सॉरी, कर्क राशि में नीच का। अब इतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य सामने बैठे हैं। तो फिर अगर ऐसा व्यक्ति साउथ दिशा में अगर अपना घर बनवाता है तो वो दिवालिया हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का बुध नीच का है और उसने अगर नॉर्थ दिशा में उसका घर है, नॉर्थ दिशा मतलब एंट्रेंस ऑफ द हाउस, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं मनी वाइज, ये तो है ही। तो पर्सनल लेवल का वास्तु भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हम लोग मैरिड लाइफ की भी बात कर रहे थे, तो वन ऑफ माय क्लाइंट, वैसे यहाँ पे सारे लोग बड़े लोग बैठे हैं, लिव इन पे हम बात नहीं कर सकते, बट स्टिल नहीं बताइए लिव इन पे, क्योंकि वहां तो कुंडली कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो एक एग्जाम्पल आया था कि मेरे क्लाइंट थे, वो लोग 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे, दे वर हैप्पी। शादी होते ही 6 मंथ्स के बाद ऐसा सिचुएशन हो गया कि उनको डाइवोर्स देना है। सो सब लोग शॉक्ड कि भाई जो लोग 10 साल से लिव इन में हैं, मम्मी पापा दुनिया से लड़ाई करके अब उन्होंने शादी करी, तो उनको क्यों डाइवोर्स देना है। सो जब उनके पेरेंट्स वगैरह आए तो पता चला कि वो लोग साउथ ईस्ट दिशा में आग्नेय कोण में उनका बेडरूम था। तो इतना ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता था कि अगर लड़का थप्पड़ मारता था, लड़की उसको 2 थप्पड़ फिर से मार देती थी। तो लिव इन में थे तब नहीं था साउथ ईस्ट में, तब वो लोग अच्छे दूसरे डायरेक्शन में थे। सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हीट भर देता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट भर देता है और आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। तो आप चाह कर भी, आप कितना भी प्यार करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एंड आप उसके साथ हर्ट करोगे। आजकल दूसरी चीज़ चल रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। चाहे पहले तो ज़माने में सिर्फ बॉयज़ का सुनते थे, अभी तो वुमेन्स का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी स्टार्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। सो अगर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायव्य कोण में अगर आपका बेडरूम है, तो आपको बेडरूम में रहने का मन ही नहीं करेगा। एक तो ये है कि लोग कहते हैं दक्षिण मुखी घर नहीं होना चाहिए, सारे प्लॉट तो पूर्व में नहीं हो सकते, नहीं, किसी का मुंह उत्तर में भी होगा, किसी का दूसरा, जैसे आपने कहा कि नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए बेडरूम। अब बाकी परिवार सदस्यों के तो होंगे ना, सारे कमरे तो एक ही दिशा में नहीं हो सकते। नहीं सब है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ, सबसे पहले डोर की बात हम करते हैं, तो वास्तु के हिसाब से चारों दिशाएं ही शुभ होती हैं। ये फॉल्स मान्यता है कि नॉर्थ का घर ही, नॉर्थ का एंट्रेंस अच्छा है या ईस्ट का। लाइक फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में अगर हम मॉडर्न वास्तु के हिसाब से करें तो N2, N3, N4, N5 ये 4 डायरेक्शंस हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम वास्तु मंडल बनाते हैं तो हर दिशा को हम 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें से 4 N3, N2, N4, N5 ये पॉजिटिव हैं। ऐसे ही हमारा साउथ का है, ऐसे ही हमारा नॉर्थ का है, ऐसे ही हमारी ईस्ट का है। तो अगर आप किसी भी दिशा में आप घर लेते हैं, तो अगर आप केवल उसी दिशा में जो करेक्ट दिशा है उसमें ही अगर आप एंट्रेंस बनाते हैं,
तो आपको बहुत धन धान की प्राप्ति होगी। हम सब ने ताजमहल तो देखा ही हुआ है या फोटो में तो देखा ही होगा। सो ताजमहल, क्योंकि हम आगरा से भी बिलोंग करते हैं, तो ताजमहल जब भी कोई रिलेटिव आता था तो 38 टाइम्स मम्मी भेज देती थी दिखवाने के लिए उन लोगों को। सो उसका वास्तु भी काफ़ी देखा। तो ताजमहल में चारों दिशाओं में दरवाजे हैं और ऐसे दरवाजे हैं जिसको सर्वतो भवन कहते हैं, मतलब वो परफेक्ट दिशा में ओपन है। और ताजमहल ही इंडिया में इतना ज़्यादा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट करता है, बिकॉज उसके चारों डायरेक्शन में उन द्वारों में ही ओपन है जो हमारे वास्तु के हिसाब से अनुकूल बताए गए हैं। मतलब आप कह रही कि ताजमहल का वास्तु परफेक्ट है, Yes. तो हमारे साथियों को थंब मिल जाएगा एक ढंग का। भाई यहाँ पर जो ज्योतिष के शंकराचार्य और ज्योतिष के महामंडलेश्वर दोनों उपस्थित हैं, तो ऐसे में जो है और वो आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप देखिए कि इस सत्र की महत्ता कितनी ज़्यादा है कि आप लोग अभी तक हम लोग इनसे पूछते थे अपनी शंका का समाधान, ये आपसे पूछ रहे हैं। जी जी। तो मुझे लगता है ये सत्र जो है बहुत ही सुंदर चल रहा है। बस वास्तु पर मेरा एक ये है कि जैसे ताजमहल का वास्तु हमने कहा बहुत अच्छा है, इसलिए उसने हो रहा है, लेकिन तमाम सारे जो किले उजड़े पड़े हैं, बिल्कुल एक जमाने में बड़ी रौनक रही होगी उनकी, तो वास्तु दोष के कारण उजड़े पड़े हैं या कुछ और कारण है? नहीं, लाइक अंजना जी भी अंजना जी वास्तुविशेषज्ञ हैं, एक बार वही वो भी दोनों में से बता कोई दें। मेरा कोई अंजना जी दे दे, ऐसी माने उनका भी। देखिए, मैंने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया ऑनेस्टली से कि वहाँ का वास्तु कैसा है, बिकॉज वो एक मकबरा है और वहाँ से मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी। नहीं, जैसे बहुत राजाओं के महल भी उजड़े पड़े हुए पुराने, आप देखिए एक जमाने में बड़े समृद्ध थे। हाँ जी, बिल्कुल। हिंदू राजाओं की भी बात कर रहा हाँ हूँ। जी। और वैसे एक चीज बताऊं जी। कि मुगल भी वास्तु का बहुत ध्यान रखते थे। अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी बसाया तो बाकायदा जी। पूरा वास्तु के हिसाब से उसने जो है महल जी बनवाए जी थे। जी। पहले के किले जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल हुआ करती थी, लेकिन वो उनके समय की चीज़ें, यहाँ पर अब सब कुछ मॉडर्न हो गया है। अब कई बार तो हम ऐसा भी सुनते हैं, अपने बड़ों से ही सुनते हैं, अपने सीनियर से ही सुनते हैं, टीवी में भी हम कई बार देखते हैं कि फ्लैट के वास्तु को माना नहीं जाता है। तो कई लोग हमसे ये भी कहते हैं कि हमने तो ऐसा सुना है कि वास्तु को माना नहीं जाता। तब मैंने ये कहा कि हम कुंडली को भी देखते हैं कि अगर दशा सही है तो दिशा अपने आप आपकी ठीक होगी और उसको हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट्स को आप बहुत ज़्यादा कुछ तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बताना चाहती हूँ इसमें। जब अगर हम जयपुर के किलों की बात करें तो वास्तु में, जो एंशियंट वास्तु में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था हर चीज़ का। लाइक छोटी सी चीज़ ये है कि जैसे कहते हैं जैसा हमारा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जैसे हमारे इंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी होती है, राइट एंड लेफ्ट नॉस्टिकल, तो पहले के ज़माने में जो डोर बनते थे वो 2 दरवाज़ों के बनते थे, है ना, इला और पिंगला। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग होता था और उस घर में रहने वाले जो लोग थे वो सारे डिजीजेस से ऑलमोस्ट मुक्त रहते थे। आजकल जो डोर बनते हैं वो केवल 1 बनते हैं, राइट, लेफ्ट और राइट, ओके, विदाउट चौखट। और दूसरी चीज़ ये होती थी, आपने देखा होगा कि पहले के घर में आले होते थे, ठीक है, तो जैसे 2 दरवाजे, हमारी बाई और दाई नासिका, उसके बाद 2 आले मतलब हमारे 2 नेत्र, उसके बाद होते थे झरोखे, सो मीन्स ईयर्स होते थे, उसके बाद होते थे हमारी चौखट मतलब अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। तो अब हमने बेचारे घरों को प्लास्टिक सर्जरी करके उनकी आँख नाक मुंह सब चीज़ छीन लिया, फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो हेल्दी वेल्दी एंड सब प्रोस्पेरस रहेंगे। सो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। आंगन ही नहीं होता, ब्रह्म स्थान, हाँ ब्रह्म स्थान। अगर हम अपने देश की पिछले 2500 साल की हिस्ट्री देखें तो हम वहाँ पाते हैं कि वहाँ पर चाइना से वेनसांग आया था, उससे पहले ईरान से मैगस्नीज आया था, उसके बाद जब हम 7वीं 8वीं शताब्दी में थे तो ईरान और इराक से जो लोग व्यापारी आते थे उनके साथ में ज्ञानी लोग भी आते थे, तो वहाँ से हमारे शास्त्र का जो भी हमारे शास्त्र से गणित था, शास्त्र था, ज्योतिष था, स्थापत्य कला थी या वास्तु था, इस सब का बहुत आदान प्रदान हुआ है। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले कविता जी बता रही थी, प्रश्न कुंडली बता रही थी, उन्होंने इत्तिसाल और सबकी बात की थी, ये सारे अरबी नाम हैं। तो बहुत सारा आदान प्रदान हुआ है और उस आदान प्रदान में ऐसा कहना कि सिर्फ ये हमारा जो वास्तुशास्त्र है सिर्फ
हमारा ही है, इसमें हमारा कहीं मुगलों का भी है, कहीं पर वो भी है। जो जैन जहाँ से गया था, जैन जो है बेसिकली संस्कृत का नाम है, वहाँ का नाम नहीं था। यहाँ से जब मैं बुद्धिज़्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ से सहस्त्र बाबू इसको लेके गया था वहाँ पर चाइना में, चाइना से जापान में गया, तो बहुत सारे नामों का हेरफेर हुआ है, बहुत सारी संस्कृतियों का हेरफेर हुआ है, उसमें अदला बदला हुआ है। तो बिल्कुल ये कहना है कि ये वास्तु या स्थापत्य कला सिर्फ हमारी है, हिंदुस्तान की तो है ही, लेकिन उसमें काफ़ी मिक्सचर्स हुआ है, तो उसके लिए एकदम से उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारा मामला आर्किटेक्ट्स में आता है, बहुत सारा इंडोलॉजी में आता है, बहुत सारा वास्तु में आता है, बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी में आता है। हम अगर एक ही सब्जेक्ट को लेके अलग से करना शुरू कर जाएंगे तो वहाँ पर हम मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए जो हमारे उत्तर हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते। मेरे को लगता है कि ये सत्र बहुत लंबा हो गया है, अब इसे यहाँ समाप्त भी करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सत्र हो गया है क्योंकि बाहर से भी क्वेश्चन आए। अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप टैरो विशेषज्ञ भी हैं, जैसे हम टैरो कार्ड्स किसी से दिखवाते हैं तो एक बार हमने सवाल पूछा, 3 टैरो कार्ड्स खुल गए, उसमें अलग कार्ड्स आए, फिर हमने दूसरी बार वही सवाल पूछा और फिर अलग कार्ड्स आए। तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि टैरो कार्ड्स कितने ट्रस्टेबल है, कितना हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं आज देख भी रही थी कि टैरो के बारे में काफ़ी कुछ नेगेटिव भी लोग बोल रहे थे। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी, देखिए जब तक आपकी साधना नहीं है तो कोई सिद्धि नहीं है आपके। जी, आप साधक अगर हैं तो सिद्धि भी मिलेगी आपको। और टैरो में जितनी भी पिक्चर्स होती हैं या जितने भी कलर्स होते हैं, हम उन्हें ग्रहों से जोड़ते हैं। जब इंडिया में आए हैं तो हम उन्हें एज एन एस्ट्रोलॉजर ग्रहों के जानकर हम उन्हें ग्रहों से ज़रूर जोड़ते हैं, फिर वो कलर्स हों या उस पर जो पिक्चर्स हों, वो सब कुछ। अब आपने कहा कि एक ही सवाल को जब वो सेकंड टाइम भी पूछते हैं तो वो सही गलत कैसे आता है, बिकॉज कार्ड तो डिफरेंट ही आएगा। जी। तो टैरो में ऐसा माना जाता है कि 2 घंटे से पहले या 2 दिन से पहले आप एक सवाल को उसको रिपीट मत कीजिए, बिकॉज ये आपकी इंटेंशन पर काम करता है, आपकी एनर्जी पे काम करता है। बिकॉज जब अगर मेरी एनर्जी अच्छी नहीं है तो मैं सामने वाले का जवाब ढंग से नहीं दे पाऊंगी। अगर मेरी तबीयत खराब है तो आप कितनी भी अच्छी एनर्जी से आइए, मैं आपके लिए कार्ड ठीक से नहीं कर पाऊंगी। और अगर आप भी की भी एनर्जी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, और मैं अपनी साधना में जैसे सुबह मॉर्निंग में बैठते हैं, मंत्रोच्चारण जो भी करते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी, आपके आंसर मैं कर पाऊंगी। एक इंसिडेंट में बताती हूँ, टैरो फेक नहीं है बिल्कुल भी। अब से 2 साल पहले की बात है, रात को 11 बजे के करीब मुझे कॉल आता है ऋषिकेश साइड से। 2 लड़कियां बहुत रो रही थी और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैम हम कपल हैं और हम आए हुए थे यहाँ पे राफ्टिंग करने के लिए, और एक लड़का मिसिंग हो गया, नाव उलट गई, कुछ हो गया होगा उसका। अब मैंने जब टैरो कार्ड देखा तो मैं समझ गई कि वो लड़का नहीं है ना, 1 बज गया था, 1 नहीं है। सो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम आप हमें बताओ कि क्या है उस लड़के का, वो मिले, क्योंकि ढूंढ रहे हैं उसको, रात बहुत हो गई है, ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट करो, आपको 4 से 5 घंटे में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर न्यूज़ मिल जाएगी, लेकिन फैमिली को इन्वॉल्व करो, फैमिली को बुलाओ। तो उन्होंने बोला हमने फैमिली को बुलाया है, और कपल थे तो शायद वो डर भी रहे थे। पर मेरी एनर्जी अच्छी है और अगर मैंने टैरो को साधा है और मेरी साधना अगर है भगवान के प्रति, तो मुझे गलत बिल्कुल भी इंट्यूशन नहीं देंगे। तो मैं टैरो को इतना मानती हूँ। और अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि एक लड़के ने मुझे कॉल किया, वो कहता मैम मेरे साथ बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, मुझे ऐसा लगता है मेरे रूम में कुछ है। ये पुणे की बात है, ये अभी 7-8 महीने पहले की बात है। तो मैंने बोला कि अच्छा, मैंने जब टैरो में देखा तो मुझे लगा कुछ गिफ्ट है इसके घर में। तो मैंने बोला तुम्हें किसी ने कुछ गिफ्ट दिया? बोलता हाँ। सो वो गिफ्ट क्या था, वो जो एक रेड कलर का बॉल, वो एक बॉल आता है ना आजकल जो चंद्रमा की तरह दिखता है, कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, उसके बॉस ने उसको वो दिया था। सो मैंने कहा आप थोड़ा सा इसको निकाल दो अपने घर से बाहर रख दो, फिर मेरे को बताना। उसने 2 दिन के बाद मुझे बताया कॉल करके कि मैम अभी मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब मैंने उसको पूछा, अपने बॉस को पूछना कि उसने कहाँ से लिया। देखिए नेगेटिव एनर्जी तक बताता है टैरो, अगर आप सही से टैरो करना जानते हैं तो उन्होंने बताया कि उनके बॉस को किसी ने दिया था और वो गिफ्ट उठा के उसने उनको दिया था। और हो सकता है कि वहाँ से कुछ नेगेटिव एनर्जी हो, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है आपको पता नहीं चलता। शायद इस समय भी हमारे आसपास में कुछ हो, हमें पता नहीं चलता। तो अगर देव है तो असुर भी है, दैत्य भी है, तो हम इस तरह के मान। तो टैरो अगर आप अच्छे से जानते हैं तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी प्रिडिक्शन गलत हो ही नहीं सकती। ये मैं बोल रही हूँ आपको।
एक और सवाल है कि आजकल क्या होता है, ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग सिखाने लग जाते हैं। 3 डेज का कोर्स कर लीजिए, 7 डेज का कोर्स कर लीजिए, तो वो कितना रिलायबल है? क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है, या टैरो इतना जल्दी सीखा जा सकता है? देखिए, आप सीखने को तो चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी साधना नहीं है तो सिद्धि नहीं होगी आपको। तो वैसे आप बैठ जाइए किसी ऐप पर जाकर, ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैठ जाते हैं जाकर और 4 साल का एक्सपीरियंस लिखते हैं, लेकिन वो बात नहीं आएगी आपकी, क्योंकि टैरो के लिए भी आपको उनके साथ में आत्मसात होना पड़ता है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि डेक आपको चुनता है, आप नहीं डेक को चुनते हैं, और फिर धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते हैं जी। क्योंकि इसमें हम क्रिस्टल हीलिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो आपको इंट्यूशन आती है। और जब हम ग्रहों के साथ में उसको जोड़ के देखते हैं तो हम कलर्स के थ्रू भी बताते हैं कि आपका कौन सा ग्रह एक्टिव है। बिकॉज रिलेशनशिप पे बहुत सारे हमारे पास आते हैं सवाल, यहाँ तक कि डिवोर्स के सवाल आते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमें वापस लेने आएंगे नहीं आएंगे, या ये कंटिन्यू हमारा डिवोर्स होगा चलेगा, तो हम वो भी प्रिडिक्शन देते हैं जी। बस आपको आना चाहिए ढंग से। कार्की जी, हम लास्ट सवाल की मैं ओर एक चलते क्वेश्चन हैं। इसमें जी। मैं एक चीज़ बोलूँगी, जैसे आपने बोला कि 1-2 दिन कुछ भी सीख के, तो आजकल जैसे हम लोग बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जी हाँ 99 रुपीज़ में ज्योतिष सीखी और कल से पैसे कमाने शुरू कीजिए। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, क्या आप MBBS डॉक्टर 2 दिन में कर सकते हैं? क्या आपको कोई ये बोलेगा कि भाई 99 रुपीज़ में आप 2 दिन में MBBS डॉक्टर बनिए, अपना हार्ट की सर्जरी करा लीजिए? जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसके पास भी वही पावर्स होती है कि सामने वाले की लाइफ चेंज करने की, मेंटल स्टेट चेंज करने की, और बहुत कुछ उसके डिसीजंस की वजह से, उसके सजेशंस की वजह से सामने वाला अपनी लाइफ बदल सकता है। मेरी जो गुरु मेरी माता जी हैं, उन्होंने मुझसे स्ट्रिक्टली कहा था कि पहले तो प्रॉपर पढ़ाई, उसके बाद 5000 कुंडलियाँ मुफ्त में देखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इस प्रोफेशन में आइए। आप ऐसे मतलब इट्स जस्ट लाइक डॉक्टर 99 रुपीज़ में हार्ट सर्जन आप बन जाओ। सो इट्स रियली नॉट गुड। किरण जी, आपसे बस आखिरी सवाल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और आजकल बहुत सारे जो ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन सभी ज्योतिषाचार्यों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे मंच के माध्यम से? सभी को यही मेरी सलाह है कि ज्योतिष पढ़िए और बहुत गहराई से पढ़िए, बहुत जल्दी नहीं करिए, क्योंकि ज्योतिषी के पास जो कोई आते हैं बड़े भाव से आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, समाधान के लिए आते हैं। हमारे सामने इतने विद्वद्गण बैठे हुए हैं, तो जैसे इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी, हम लोगों ने भी ज्योतिष पढ़ा तो 6-7 साल तो अपने गुरुओं के श्री चरणों में बैठ के हम लोग ने अध्ययन किया। संस्कृत माध्यम से हमने ज्योतिष पढ़ा, और हमारी एक स्टूडेंट भी यहाँ बैठी हुई है, तो इसने भी आगरा विश्वविद्यालय में ज्योतिष पढ़ा, तो उसमें भी इन लोगों को समय लगा। इन लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ लिया, तो बहुत समय लगा, फिर PhD किया, 5-6 साल मेरे को PhD में लग गया। तो हम लोग ने इतने समय दिया अपना, जब हम इतना समय देंगे तब हम भी दूसरों को अच्छी चीज़ बता पाएंगे। तो हमें शांति से बैठ कर के गहराई से उस पर अध्ययन करना चाहिए, और ये मन में विश्वास रखना चाहिए दूसरों की भलाई के विषय में, कि जो हमारे पास आ रहा है वो कुछ ले के जाए, उसका कल्याण हो, उसका भला हो, उसको सही मार्गदर्शन मिले। खाली हमारा ये उद्देश्य न हो कि हमारा कितना भला हो रहा है अर्थ के माध्यम से। तो खाली अगर स्वार्थ बस कार्य करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस दृष्टि से मेरे को तो सभी से यही निवेदन है कि इसमें बहुत अच्छा अध्ययन करना चाहिए, और जितना भी हमें तो लगता है आप लोग भी अभी भी कुछ ना कुछ देखते ही रहते होंगे। तो ज्योतिष में तो ऐसा है कि हम जितना भी पढ़ें उतना ही कम है। अभी भी हम लोग ऐसा नहीं कि अध्ययन बंद हुए, अध्ययन करते ही रहते हैं अभी भी नई नई चीज़ों को। तो जितना अध्ययन करें और अच्छी भावना से करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें समय दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस पैनल के लिए, बहुत ही जोरदार पैनल था ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमने की है। धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।